हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। और आरबीएसई बोर्ड की तैयारी करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मैं आज आपको क्लास 12th विषय हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। और यहां पर मैं आपको पेपर हल करने के तरीके भी आपको साथ साथ बताने वाला हूं। तो साथियों, आप सभी इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई क्लास 6 से 12th को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कर लेना। और इसी के साथ अब की बार मैं विशेष तौर से हिंदी अनिवार्य के सब्जेक्ट की बेस पर बात करूं तो आपको शेखावटी मिशन और हमारे द्वारा एक ग्रुप के अंदर एक और पीडीएफ भेजी है जो भिंडर उदयपुर से है, शिक्षकों ने जारी किया है प्रश्न बैंक। ठीक है, तो दोनों पीडीएफ का वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं मान सकता हूँ ये आपकी जो दो पीडीएफ हैं पूरे साल भर का निचोड़ है। और इन निचोड़ को यानी अपन कह सकते हैं इस मक्खन को आप दो बार तीन बार जरूर खाकर पेपर देने चाहिए। कहने का मतलब है तीन बार पढ़ करके जाइए, रिवीजन करके जरूर जाइएगा, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, दोनों पीडीएफ ग्रुप के अंदर डाल दी गई है, सारे मॉडल पेपर डाल दिए हैं, 3-4 डेस्क वर्क के मॉडल पेपर भी हमने हल करवा दिए हैं और भी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगा अब एग्जाम नज़दीक है तो कैसे संभव होगा, एक बार अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ों को जरूर बता दें। तो साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला सवाल आएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहले आपको इस जो आपका गद्यांश आने वाला है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है ना, फिर प्रश्नों को पढ़ना है, फिर उत्तर देना है, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं, शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है। शिक्षा के बिना मनुष्य विवेकशील और शिष्ट नहीं बन सकता है। विवेक से मनुष्य में सही और गलत का चयन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। विवेक से ही मनुष्य के भीतर उसके चारों ओर घटते घटनाओं के प्रति एक उचित दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। शिक्षा से मनुष्य अपने परिवार के प्रति जागृत होकर कर्तव्य अभिमुख हो जाता है, सौ से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दुखों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से सुख हो जाना, यानी दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से सुख का अनुभव करना जैसी बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिलती है। इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान ही नहीं बनता, वरना उनमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, रचनात्मक और परिपक्वता का सृजन भी होता है। शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर पर जीवन यापन करता है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा का अर्थ बदल रहा है। शिक्षा भौतिक आकांक्षा की पूर्ति का साधन बनती जा रही है। व्यवहारिक शिक्षा के अनुकरण से छात्र सैद्धांतिक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, समाजवाद, पूंजीवाद, राजनीतिक जो व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों आदि की सामान्य जानकारी भी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को नहीं है। ये शिक्षा का विशुद्ध जो रोजगार उन्मुखी रूप है। शिक्षा के प्रति इस प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर विवेकशील नागरिक का निर्माण है और नहीं किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा रोजगार का साधन नहीं होकर साध्य हो गई है। इस कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाना आवश्यक है, जहां मानविकी के छात्रों को पत्रकारिता, साहित्य सर्जन, विज्ञापन, जनसंपर्क इत्यादि कोर्स भी करवाए जाने चाहिए ताकि उन्हें रोजगार के लिए भटकना न पड़े। वही व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को मानविकी के विषय जैसे इतिहास, साहित्य, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि का थोड़ा बहुत अध्ययन आवश्यक करना चाहिए ताकि समाज को विवेकशील नागरिक प्राप्त होते रहे और तभी समाज में संतुलन बना रह सकता है। ठीक है, तो साथियों 5 मिनट लगी है, पढ़ लिया हमने। अब पहला सवाल पूछा है, मनुष्य में सही और गलत का चयन करने की क्षमता किससे उत्पन्न होती है। तो साथियों, ये किससे उत्पन्न होती है, मनुष्य के अंदर है सही और गलत की जो चयन करने की क्षमता है वो किससे उत्पन्न होती है, विवेक से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। आगे
पढ़ाए सौ से पर की ओर अग्रसर होने से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य दोस्तों परोपकार करना। क्या करना? परोपकार करना, ठीक है ना। जैसे निर्बल की सहायता करना या ना दीन दुखियों को सहायता करना। तीसरा है शिक्षा के द्वारा मनुष्य में कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है? तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य में है वो कैसी भावनाएं उत्पन्न होती साथियों? वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न होती है। चौथा सवाल है व्यावसायिक शिक्षा के अंधानुकरण का क्या परिणाम सामने आया है? तो इसका परिणाम साथियों छात्र सैद्धांतिक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। किस शिक्षा से? सैद्धांतिक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। आगे सवाल 5वां पूछा है हमसे कि व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को किसका अध्ययन करना चाहिए? तो साथियों व्यावसायिक जो कोर्स करने वाले छात्रों को है मानविकी विषयों का भी अध्ययन करना चाहिए, जैसे साहित्य हो गया, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, इनका अध्ययन करना चाहिए। गद्यांश में किस कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की बात कही गई है? ऐसी कौन सी प्रवृत्ति की बात कही है जिस पर क्या लगाना है? अंकुश लगाने की बात कही गई है। तो साथियों ए ऑप्शन सही है, शिक्षा रोजगार प्राप्ति करने का साधन न होकर साध्य बनने की बात कही गई है, जो कि ये क्या है? कुप्रवृत्ति है। और इसका सीधा सा आंसर है ये ऊपर दिया गया है, देख लेना। ये विवेकशील देश में शिक्षा कुप्रवृत्ति का अंकुश लगाना चाहिए, रोजगार न होकर साध्य हो गई है, ये देख लो, है ना। तो शिक्षा को है यहाँ पर बताया गया है कि रोजगार प्राप्ति करने का जो साधन न होकर साध्य बनने जा रही है। और अब आपसे पूछा जाएगा आगे अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। इससे वैसे ही करना है, पहले पढ़ना है, पढ़ करके फिर क्या करना है, इसके आंसर देना है। तो यहाँ पर आप है इसको पढ़ लेना आपके सामने। मैं सीधे डायरेक्ट उत्तर बताने जा रहा हूँ। धरती को बांटने के बाद मनुष्य अब प्रयास कर रहा है। तो धरती को बांटने के बाद मनुष्य अब समुद्र को बांटने के क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। आगे आपसे 7वां सवाल मनुष्य को कभी नहीं सोचना चाहिए। तो मनुष्य को कभी नहीं सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए? कि वह एकाकी नहीं है। क्या नहीं सोचना? कि वह एकाकी नहीं है। आगे पूछा है साथियों यहाँ पर हमसे सवाल कि काव्यांश के अनुसार धर्म क्या है? तो काव्यांश के अनुसार धर्म क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है जो मानव का उद्धार करता है वही क्या है? धर्म है। 10वां है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका उचित शीर्षक है हमारी वसुधा, अर्थात हमारी धरती माता, हमारी पृथ्वी माता। आगे 11वां सवाल पूछा है प्रस्तुत काव्यांश का आशय क्या है? तो इस काव्यांश का क्या आशय साथियों? इसका आशय है कि सब मिलजुल कर प्यार से रहे। क्या है साथियों? सब मिलजुल कर प्यार से रहें। 12वां सवाल है बूंद बूंद करती है मिलकर पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसका अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब नेक्स्ट साथियों दूसरा सवाल, यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि खाली स्थान होंगे और इनको आपको बहुत सावधानीपूर्वक भर के आना है। पहला सवाल है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा है हिंदी परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपिया परिवार की भाषा है। तीसरा है घर गंगा में है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो घर गंगा में है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है साथियों? व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे चौथा है दिवस का अवसान समीप था, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसके अंदर साथियों अभिधा शब्द शक्ति है। 5वां है दक्षिण में रहकर भी मैं उत्तर का अभिलाषी हूँ, काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसका अलंकार है सलेश अलंकार है। क्या कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। नेक्स्ट सवाल है आपसे पूछा जा रहा है जब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है तो ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं साथियों? पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। और तीसरा सवाल पूछा यहाँ पर प्रश्न है छोटे छोटे। पहला है निम्न पारिभाषिक शब्दों का अर्थ दीजिए। तो साथियों पहला है एकॉर्ड। एकॉर्ड का अर्थ होता है साथियों समझौता करना। क्या करना? समझौता करना। दूसरा यहाँ पर दिया है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का अर्थ होता है भर्ती। जो भर्ती परीक्षा होती है ना साथियों, जैसे रीट वगैरह हो गई और भी राजस्थान पुलिस, तो भर्ती करवाना, तो इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट अंग्रेजी में, ठीक है ना। और दूसरा है यहाँ पर निर्णय शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द क्या है? तो साथियों निर्णय शब्द के लिए जो पारिभाषिक शब्द है वो है जजमेंट। क्या है साथियों? जजमेंट, ठीक है ना। डिसीजन ठोक के मत आना, ठीक है ना। क्या है? जजमेंट है।
नेक्स्ट है साथियों तीसरा, फीचर लेखन के कितने चरण होते हैं, नाम बताइए। तो साथियों फीचर लेखन के सामान्य कितने 3 चरण होते हैं। पहला होता है साथियों चरमोत्कर्ष, दूसरा होता है आमुख और तीसरा होता है समापन। याद रह जाएगा, चरमोत्कर्ष, आमुख और समापन। नेक्स्ट है साथियों अगला सवाल पूछा है, यशोधरा बाबू को किसकी बातचीत से पता चलता है कि आज उनके विवाह के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है कि यहाँ पर है यशोधरा बाबू को क्या पता चलता है कि आज उनकी शादी के कितने 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका आंसर क्या बताया जा रहा है, यशोधरा बाबू को अपने अधीनस्थ लिपिक चड्ढा की बातचीत से पता चलता है कि आज 25 वर्ष उनके विवाह से पूरे हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये आपके चौथे सवाल का सही आंसर था। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर 5वां, जूझ पाठ के लेखक के कहने पर माँ ने हाँ तो कर दी लेकिन अंदर से माँ का मन उदास था, माँ की उदासी का कारण क्या कारण था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है साथियों कि माँ की उदासी का क्या कारण था। तो यहाँ पर लिखना है, वह अपने परिवार से अपेक्षा करती थे कि सभी उनका सम्मान करें, हर बात में उनकी राय ली जाए, बच्चे अपना वेतन लाकर उन्हीं को ही दे। तो ये उनके अंदर वेदना थी। तो आपको बताया गया है कि अपने परिवार की अपेक्षा करते हैं, और जो यशोधरा आपके थी ना जूझ पाठ के अनुसार, ठीक है ना, तो सभी उनका सम्मान करें और हर बात में उनकी राय ली जाए और बच्चे हैं उन अपना वेतन लाकर उन्हीं को ही देवे। ठीक है, आगे सवाल है साथियों अपना 7वां है, छठा सवाल 5वां सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर, आपके कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन अच्छा क्यों लगने लगा। तो साथियों ये आपका 7वां सवाल था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है आपके यहाँ पर कि लेखक की माँ का उदासी का कारण यह था कि वह समझती थी कि दादा के आगे उसका बस नहीं चलता। ठीक है ना, नेक्स्ट आपसे, लेखक को अकेलापन इसीलिए अच्छा लगने लगा ताकि वह ऊंची आवाज से गा सके, कविता के भावों का अभिनय कर सके, गाते गाते नाच सके, वह तुकबंदी भी कर सके। ठीक है ना, तो साथियों ये सारी पीडीएफ है मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, आप इसको थोड़ा सही ढंग से पढ़ लेना क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो मैं आपको ऐसा करूं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा देता हूं। ठीक है ना, ग्रुप के सारे पीडीएफ मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आगे मोहनजोदड़ो की सभ्यता की संपन्नता की बात कम होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। डायरी के पन्ने के आधार पर पीटर का स्वभाव कैसा था, गजानन माधव मुक्तिबोध की 2 रचनाओं के नाम, और लेखक ने शीर्ष की तुलना किससे के साथ की है। तो इन सारों के उत्तर ये आपके सामने थोड़े मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर साथियों मोहनजोदड़ो की सभ्यता की संपन्नता की बात कम होने के मुख्य कारण इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर न होना तथा लिपि का पढ़ा न जाना है। आगे डायरी के पन्ने के आधार पर पीटर का स्वभाव सहनशील था, शांति प्रिय और सहज आत्मीयता से पूरित था और उनके मन में एन के प्रति लगाव था। ठीक है, 10वें का सही आंसर है यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा भूरी भूरी खाक धूल, गजानन माधव मुक्तिबोध की 2 रचनाएं। पहला है चांद का मुंह टेढ़ा और दूसरी रचना है साथियों भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है ना, याद रह जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह है जो टेढ़ा है और दूसरी इनकी रचना है भूरी भूरी खाक धूल। और 10वां है लेखक ने शीर्ष की तुलना अवधूत से के साथ की है, किसके साथ, अवधूत के साथ की है। ठीक है ना, आगे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चौथा सवाल पूछा है, फीचर को आत्मीयता लेखन कहने के कारणों का स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 5वां है आलेख लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, मीडिया की विश्वसनीयता पर लगते प्रश्न चिन्ह विषय पर फीचर लिखिए। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है फीचर लिखना। आगे आपसे पूछा है कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। और उषा कविता भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बादल डाग कविता में ए विलप के वीर किसे कहा गया है और क्यों। यहाँ पर एक सवाल पूछा है पहले एग्जामों के अंदर कि जो उषा कविता है उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। कौन है साथियों, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना,
आगे पूछा है 9वां, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। 10वां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर समता को कैसी वस्तु मानते हैं और क्यों। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, पढ़ करके जाना, ठीक है ना। यहाँ पर यह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इनके प्रश्नों के उत्तर देना है, या आप थोड़ा सा इनको सही ढंग से पढ़ देना, ठीक है। ये सारे प्रश्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको एक बार पढ़ करके जाना है। ये व्याख्या है, ये भी व्याख्या जो इनमें दी गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पुरानी व्याख्या पेपरों के अंदर आई गई है उनको थोड़ा आप देख लेना ताकि आपके हूबहू मैच होती जाएं। अगर पार्ट सेम है तो व्याख्या भी उन्हीं पार्टों में से आने वाली है, ठीक है ना। और आप 18 आपसे सवाल पूछा जाएगा एक निबंध का, सार गर्भित निबंध लिखना है। मनोरंजन के आधुनिक साधन, स्वतंत्रता दिवस, स्वास्थ्य रक्षा और खाद्य पदार्थों में मिलावट, इनमें से जो इम्पोर्टेंट होगा 4-5 निबंध है मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, उनको आप पढ़ लेना, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़कर जाने की जरूरत नहीं है, 10th का पेपर होते ही आपको है 5 इंपॉर्टेंट निबंध दे दूंगा जिनमें से आप 1-2 याद करके चले जाना। बाकी तरीका तो आपको आता ही है, अपने विचार लिखने होते हैं, लिख दोगे 5 नंबर का है, 5 नंबर मिल जाएंगे। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए। शेखावाटी मिशन पढ़ करके जाना, जो इम्पोर्टेंट PDF भेजी जाएगी प्रश्नों की पढ़ करके जाना। इन दो को पढ़ोगे ना तो आपके जो छोटे वाले सवाल है ना, जैसे आपके अलंकार हो गए, छंद हो गए, इसके अलावा जो पारिभाषिक शब्दावली हो गई, ये सवाल गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और साथियों हिंदी एक ऐसा विषय है जिनमें से 100 में से 100 नंबर बहुत कम स्टूडेंट ला पाते हैं। उसका कारण क्या है, हिंदी पढ़ने के लिए बहुत सारी है, तो अपन को अब इन दिनों के अंदर चीज़ें पढ़नी है, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ना है जो परीक्षा के अंदर आए ताकि आपको फायदा हो। जिस बच्चे के मैं कहता हूँ 50 नंबर आएंगे ना, यदि उस बच्चे ने अगर शेखावाटी मिशन और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की PDF पढ़ ली ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों आपके 65 नंबर आएंगे, 15-15, 20-20 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आप 2-2, 3-3 बार पढ़ लोगे तो, ठीक है साथियों। तो इतना सा काम आप जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।